जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद के बारे में कि किस अनुच्छेद में कौन सा प्रावधान दिया गया है, कहाँ आपके बारे में दिया गया है, कहाँ मेरे बारे में दिया गया है, कहाँ राष्ट्रपति के बारे में, कहाँ प्रधानमंत्री के बारे में, कहाँ देश के बारे में, कहाँ आपातकाल के बारे में, सब कुछ A to Z। मतलब ये तरीके से मान के चलो कि आप संविधान की परिक्रमा करने वाले हो, बाहर बस गहराई से नहीं जाएंगे, लेकिन मुख्य बातों को एक्चुअली हम समझ लेंगे। तो भारतीय संविधान में आप जानते हो कि जब मूल संविधान आपका बनकर के तैयार हुआ था उस समय बेटा 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। और आगे हम डिस्कशन नहीं करेंगे, नहीं तो बात जो है 22 भागों की भी है, 8 अनुसूचियों की भी है, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो एक्चुअली अनुच्छेद होने वाला है। तो ये वीडियो फर्स्ट है क्योंकि आप जानते हो 395 अनुच्छेद, वर्तमान में जाओगे ना तो 465 प्लस अनुच्छेद हैं, लगभग 500 के आसपास पहुंचने वाले हैं अनुच्छेद। तो समझ सकते हो विस्तार बहुत ज़्यादा है, संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए आधे इस पार्ट में, आधा हम अगले पार्ट पर कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं देर न करते हुए। सबसे पहले भारतीय संविधान के हम भाग 1 की बात करेंगे। तो भाग 1 में आपको जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक देखने को मिलेगा, ठीक है। अनुच्छेद 1 से 4 तक भारतीय संविधान के भाग 1 में मिलेगा। अब अनुच्छेद नंबर 1 में एक्चुअली क्या मिलेगा, ठीक है। तो आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में बताया गया है संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में, ठीक है। तो इसमें आपको संघ और इसके राज्य क्षेत्र का वर्णन मिलेगा, ठीक है। संघ और इसके राज्य क्षेत्र का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में मिलेगा। अगर अनुच्छेद 2 की बात करोगे तो इसमें बेटा नए राज्यों की स्थापना कैसे की जाएगी उसका प्रावधान देखने को मिलेगा। मतलब नए राज्यों, ठीक है, नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। स्थापना का प्रावधान आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। स्थापना का राज्यों का है, ध्यान से लिखिएगा, वर्तनी सुधार, ठीक है। राज्यों की स्थापना का प्रावधान आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में देखने को मिलेगा। अगर अनुच्छेद 3 की बात करोगे तो बेटा राज्यों की सीमा का निर्धारण कैसे करना है, मतलब राज्यों की सीमा का निर्धारण, राज्यों की सीमा का निर्धारण आप कैसे करोगे, ठीक है। इसके बाद अगर राज्य के नाम बदलने हैं तो किस तरीके से परिवर्तन करोगे, मतलब राज्य नाम परिवर्तन करना है, ठीक है, कहीं का भी हो नाम परिवर्तन, तो इसका जो प्रावधान है ना वो आपको अनुच्छेद 3 में देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 4 में देखोगे ना तो बेटा पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में किस प्रकार से संशोधन करोगे, एक्चुअली यहाँ पर ये बातें की गई हैं। मतलब आपकी जो अनुसूची है 1 और 4 में संशोधन एक्चुअली किस तरीके से आप करोगे, इसका प्रावधान आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 में देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक बेटा समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय बहुत कीमती है, बर्बाद करने से तो फायदा है नहीं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के जो है दूसरे नंबर के भाग की, ठीक है। तो भाग 2 की बात कर लेते हैं। भाग 2 में आपको बेटा अनुच्छेद कितने मिलेंगे, 5 से 11 तक मिलेंगे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपको अनुच्छेद कितने मिलेंगे, तो यहाँ पर बेटा अनुच्छेद 5 से 11 तक देखने को मिलेंगे। तो जब 5 से 11 तक मिलेंगे तो चलो 5 के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेटा भाग 2 में है अनुच्छेद 5 से 11 तक, ठीक है। इसमें नागरिकता के बारे में बातें बताई गई हैं, एक्चुअली नागरिकता का प्रावधान कैसा रहेगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 5 में दिया गया है कि संविधान की जो है नागरिकता का प्रावधान क्या रहेगा, मतलब लोगों की नागरिकता का, तो कुल मिलाकर सीधे सीधे समझो कि नागरिकता का प्रावधान किस तरीके से किया जाएगा, कैसे नागरिकता किसी व्यक्ति को दी जाएगी, ये अनुच्छेद 5 में मिलेगा। अगर अनुच्छेद हम 6 की बात करेंगे, ठीक है, तो पाकिस्तान से भारत आने वाले जो लोग हैं उनको किस प्रकार से नागरिकता दी जाएगी, मतलब आपके जो है मतलब पाकिस्तान से जो भारत लोग आए हैं, ठीक है, भारत लोग आए हैं, शरणार्थी हैं, उनको नागरिकता किस तरीके से दी जाएगी, नागरिकता किस तरीके से दी जाएगी, ये जो सारा का सारा प्रावधान है ना, ये बेटा आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें अनुच्छेद 7 की, तो भारत से पाकिस्तान जाने वाले जो लोग हैं, ठीक है, उनकी नागरिकता का प्रावधान क्या है। एक्चुअली 6 में क्या है, पाकिस्तान से बहुत सारे लोग भारत में आए शरणार्थी बनकर, उनको नागरिकता किस प्रकार से दी जाएगी। और अनुच्छेद 7 में बताया गया है कि भारत से पाकिस्तान कोई व्यक्ति जा रहा है, अगर भारत से कोई व्यक्ति पाक जा रहा है, पाकिस्तान जा रहा है, ठीक है, तो उसको नागरिकता किस प्रकार से दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, छीन ली जाएगी, क्या की जाएगी, इसका सारा का सारा जो प्रावधान है ना वो आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 7 में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अनुच्छेद 8 की बात करते हैं। बेटा भारत के बाहर रहने वाले जो प्रवासी हैं उनको
नागरिकता का अधिकार किस तरीके से दिया जाएगा, किस तरीके से नागरिकता दी जाएगी, इसका प्रावधान दिया गया। मतलब भारत के जो बाहर रहने वाले लोग हैं, ठीक है, प्रवासी जिसको आप बोलते हो, तो भारत के बाहर रहने वाले लोग, ठीक है, बाहर रहने वाले लोगों को किस तरीके से नागरिकता दी जाएगी, ये प्रावधान दिया गया है। अगर हम बात करें 9 की, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा और बड़ा बड़ा लिखूँ, है ना, चलो आपको 9 में बताता हूँ। तो अनुच्छेद 9 में एक्चुअली दिया गया है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से क्या किया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। तो इस अनुच्छेद 9 में क्या दिया गया है, अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर है, ठीक है, भारत से बाहर है और बाहर रहते हुए किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, ठीक है, किसी दूसरे देश की वह व्यक्ति क्या करता है, नागरिकता ले लेता है, नागरिकता ले लेता है किसी और देश की, तो क्या किया जाएगा, उसे भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। मतलब भारतीय नागरिकता से उसे क्या किया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 में दिया गया है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 10 की बात कर लेते हैं। नागरिकता के अधिकार किस तरीके से बनाए जाएंगे, ठीक है, नागरिकता के अधिकार किस तरीके से बनाए जाएंगे, क्या उसके लिए संधि शर्तें रहेंगी, क्या शर्तें रहेंगी, तो नागरिकता के अधिकार का किस तरीके से निर्माण किया जाएगा या उस पर बात की जाएगी, है ना, किस तरीके से दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, ये सारे जो है प्रावधान आपको अनुच्छेद 10 में मिलेंगे। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 11 की बात करते हैं। बेटा संसद के द्वारा जो नागरिकता अधिकार कानून है ना, उनमें किस तरीके से संशोधन किया जा सकता है या फिर उन पर निगरानी की जा सकती है, ये सारा काम आपको अनुच्छेद 11 में मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या काम कौन करेगा, तो संसद द्वारा, ठीक है, संसद द्वारा जो नागरिकता का अधिकार है, ठीक है, मतलब संसद द्वारा जो नागरिकता के अधिकार हैं, जो कानून हैं, अधिकार हैं, कानून हैं, उन पर जो है किस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा उनको, ये आपको अनुच्छेद 11 में देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक भाई आपको बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट है आप हमें कमेंट करके बताइए, उस पर डेडिकेटेड वीडियो फिर से बनाया जाएगा, चिंता बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग 3 की। किसकी बात करते हैं बेटा, भाग 3 की बात करते हैं। और भारतीय संविधान के भाग 3 में आपको अनुच्छेद 12 से 35 तक देखने को मिलेगा। मतलब इसमें आपको जो अनुच्छेद मिलेंगे ना, वो 12 से 35 तक देखने को मिलेंगे भारतीय संविधान में। और सबसे बड़ी बात है, भारतीय संविधान के भाग 3 में बेटा आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया, बहुत बढ़िया, क्या बात। तो अब अनुच्छेद 12 से शुरुआत होने वाली है, तो अब हम अनुच्छेद 12 के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली अनुच्छेद 12 में क्या प्रावधान किया गया है, राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है, अर्थात राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य क्या है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद हम 13 की बात करते हैं। अनुच्छेद 13 में बताया गया है कि मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, इसमें बेटा मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण की बात की गई है। ठीक, मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण की बात की गई है कि किस तरीके से मौलिक अधिकारों को नियंत्रित करने का काम किया जाएगा अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो। आपका 14 नंबर वाला अनुच्छेद क्या कहता है, अच्छा एक बात हाँ समझ लेना, अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों के नियंत्रण की बात की गई है, और जो आपको अनुच्छेद 14 है ना, और 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, यहाँ पर समानता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो मैं भी बता दूंगा आपको। तो अनुच्छेद 14 में जो है कानून के समक्ष समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 14 में बेटा कानून के समक्ष, ठीक है, कानून के समक्ष, कानून के समक्ष, कानून के सामने, ठीक है, समानता का अधिकार दिया गया है। किसका अधिकार है, समानता का अधिकार, मतलब कानून के समक्ष समानता का अधिकार आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम अनुच्छेद 15 की बात करते हैं। अनुच्छेद 15 में एक्चुअली क्या दिया गया है बेटा, धर्म जाति की बात हो, लिंग की बात हो, किसी के जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि चाहे धर्म के हिसाब से देखो, लिंग के हिसाब से देखो, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, ठीक है, किसी धार्मिक स्थान की आप बात कर सकते हैं, किसी जाति को भी ले सकते हैं और जन्म स्थान को भी ले सकते हैं, मतलब जाति भी आपका आ जाएगा और जन्म स्थान आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इनके आधार पर क्या है ना, किसी व्यक्ति के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है,
भेदभाव नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की जो आपको स्वतंत्रता दी गई है, अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार है, वो अनुच्छेद 15 में देखने को मिलेगा। ठीक है। अनुच्छेद 16 में एक्चुअली क्या है, लोक नियोजन के अवसरों पर जो है समानता की बात की गई है। मतलब नौकरी करना है, कुछ भी करना है तो समान तरीके से सबको जो है ट्रीट किया जाएगा, व्यवहार किया जाएगा। ठीक है। तो मतलब एक तरीके से कह रहा है कि लोक नियोजन के अवसरों पर सभी को समानता दी गई है। ठीक है। लोक नियोजन के अगर अवसर की बात करेंगे तो लोक नियोजन के अवसरों पर, ठीक है, अवसरों पर समानता की बात की गई। ठीक है। सभी के समानता की बात की गई है। सभी के समानता की बात आपको देखने को मिलेगा अनुच्छेद 16 में। ठीक है। अनुच्छेद 17 पर चलते हैं। बेटा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 में आपको 17 में 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है, छुआछूत की बात की गई है। ठीक है। अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है कि किस प्रकार से जो है छुआछूत का अंत किया जाएगा, ये आपको जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में देखने को मिलेगा। अगर हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में जाएंगे तो यहाँ पर बेटा उपाधियों का अंत दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया है कि उपाधियों का अंत किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है। उपाधियों का अंत किस तरीके से किया जाएगा, चाहे वो ब्रिटिश शासन की रही हो या जो भी रही हो उपाधियां पहले की, उनको समाप्त किस तरीके से किया जाएगा, वो आपको अनुच्छेद 18 में देखने को मिलेगा। ठीक है। अब आप ये ना कहना सर मेरी तरफ देखते कम हो, है ना। तो अब एक्चुअली क्या है ना कि मैं अगर देखता रहूँगा तो फिर थोड़ा समय ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि अनुच्छेद बहुत सारे हैं तो जल्दी जल्दी देखना होगा हमें। चलिए अब हम अनुच्छेद 19 की बात करते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 19 में बेटा बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। मतलब बोलने की और अभिव्यक्ति की, ठीक है, बोलने की प्लस अभिव्यक्ति की कोई बात आप रखना चाहते हैं तो इसको आपको जो है क्या है, स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है। इनकी क्या है, स्वतंत्रता आपको भारतीय संविधान में दी गई है। मतलब बोलना है और अपनी बातों को रखना है किसी के सामने, तो इसकी स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 19 में देखने को मिलेगी। हाँ, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत बहुत सारे जो है खंड बनाए गए हैं, सेक्शन बनाए गए हैं। जैसे इसी के अंतर्गत आपको 19A देखने को मिलेगा। ठीक है। इसी के अंतर्गत 19A देखने को मिलेगा। तो इसमें बेटा बोलने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। इसमें आपको जो है बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है। बोलने की स्वतंत्रता आपको जो है अनुच्छेद 19A के अंतर दी गई है। अगर इसी में अनुच्छेद हम 19B की बात करें, बी की, तो यहाँ पर बेटा शांतिपूर्वक बिना हथियारों के आपको जो है इकट्ठा होने की, कोई सभा करने की जो है स्वतंत्रता दी गई है। मतलब आप शांतिपूर्वक तरीके से, ठीक है, शांतिपूर्वक ओके, ठीक है, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के, अब ये नहीं कि बंदूक लेके डट जाओ जाके, है ना, धरना प्रदर्शन देने लगो, मतलब किसी सभा का आयोजन करने लगो, कहीं पे इकट्ठा हो जाओ भीड़ लेके, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। बिना हथियारों के कहीं पे भी आप सभा कर सकते हो, लोगों को इकट्ठा कर सकते हो, मीटिंग कर सकते हो, शांतिपूर्वक होनी चाहिए बिना हथियारों के। अनुच्छेद 19B में आपको स्वतंत्रता दी गई है। अगर 19C की बात करेंगे, 19C की, ठीक है, तो बेटा अनुच्छेद 19C में संगठन और संघ बनाने की आपको स्वतंत्रता दी गई है। मतलब इसमें आप कोई भी संघ बना सकते हो, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। मतलब संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है आपको, संघ बनाने की स्वतंत्रता आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19C के अंतर्गत देखने को मिलेगी। इसी में आपका 19D भी आता है बेटा। ठीक है। 19D भी आता है। और 19D में जो है देश के किसी भी भाग में आप आ जा सकते हैं। मतलब देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। ठीक है। देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता आपको दी गई है भारतीय संविधान के 19D में। अब कहीं का मतलब ये नहीं है कि भारत छोड़ के कहीं बाहर चले जाओ, मामला बिगड़ जाएगा। भारत की सीमा के अंदर जहां तक भारतीय क्षेत्र लगता है वहां तक की बात कर रहा है। आप कहीं भी आ जा सकते हो, कोई इशू नहीं। अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद 19D तक हो गया था ना, तो ई की बारी आ गई। हाँ, तो अनुच्छेद 19 ओके, देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता है, कहीं पर भी, मतलब देश के किसी भी हिस्से में रहने की स्वतंत्रता है, आप रह सकते हो। ठीक है। रहने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। 19F भी है आपका। ठीक है। 19F है, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है
इसे मुझे बताओगे आप कमेंट करके। इसके बारे में मैंने तुम्हें डिटेल में पढ़ाया है कि एक्चुअली यहाँ से उठाकर इस स्वतंत्रता को कहाँ रख दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे 19G की। किसकी बात करेंगे? 19G की। ठीक है, ये एक्चुअली आपके लिए क्वेश्चन है। तो अब 19G की अगर हम बात करेंगे तो इसमें बेटा देश के किसी भी हिस्से में आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता है। इसमें आप कहीं भी रह सकते हो, कहीं पर भी बस सकते हो, है ना, अपना निवास स्थान बना सकते हो। इसके बाद 19G में आपको स्वतंत्रता है कि किसी भी हिस्से में आप व्यापार कर सकते हो, मतलब देश के किसी भी हिस्से में आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता दी जाती है। ठीक है, व्यापार करने की स्वतंत्रता दी जाती है देश के किसी भी हिस्से, मतलब पूरे देश की सीमा के अंदर कहीं भी। ओके, चलिए अनुच्छेद अब हम 20 में पहुंच जाते हैं। तो अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण की बात की गई है। मतलब अपराधों के, है ना, आपने कोई अपराध किया है, अपराधों के और दोष सिद्ध हो रहा है आप पर, तो उसके संरक्षण की बातें जो की गई हैं ना, किस तरीके से आपका संरक्षण किया जाएगा, ये सारा प्रावधान आपको जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम अनुच्छेद 21 की बात करते हैं। तो बेटा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, मतलब जीने का अधिकार दिया गया है। इसमें आपको बेटा जीने का अधिकार दिया गया है, जीने की स्वतंत्रता दी गई है, मस्त होके, है ना, मुझे मस्त माहौल में जीने दे, वो वाला जीने की स्वतंत्रता है, आज़ादी है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी है, मतलब जीने का अधिकार यहाँ पर आपको दिया गया है। इसमें भी अगर हम बात करेंगे तो आपके सेक्शन हैं, जैसे कि 21A की हम यहाँ पर बात करेंगे तो इसमें बेटा शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और ये बेटा 86वां संविधान संशोधन जब हुआ था ना 86वां संविधान संशोधन, जिसमें जो बच्चे थे, है ना, 6 से लेकर 14 साल के, उनको शिक्षा दी जाएगी। ये मैंने आपको पढ़ाया है मौलिक अधिकारों में। ठीक है, डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे क्योंकि एक्चुअली हम अनुच्छेद पर चल रहे हैं, ज़्यादा गहराई पर नहीं जाना हमें। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार की बात यहाँ पर की गई है, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा का अधिकार आपको यहाँ पर दिया गया है। और ये जो है कब जोड़ा गया था? तो जब 86 नंबर का संविधान संशोधन होता है। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन होता है। अच्छा, किस सन में होता है ये आप हमें बताओगे कमेंट करके, किस सन में होता है। ठीक है, चलिए 21 तक हो गया, अब हम 22 की बात कर लेते हैं। तो बेटा 22 नंबर में आपका क्या दिया गया है कि कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है, मतलब विशेष दशा में या कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण की बात की गई है, गिरफ्तारी से संरक्षण की बात की गई है। ठीक, ये बेटा आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अनुच्छेद हम 23 की बात करेंगे। तो मानव के साथ अगर दुर्व्यापार होता है, जबरदस्ती किसी से आप काम करवाते हो, तो इसका जो है निषेध आपको देखने को मिलेगा अनुच्छेद 23 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 23 में आपको मानव दुर्व्यापार पर प्रतिबंध है, साथ ही साथ में वलात श्रम, ठीक है, जबरदस्ती आप किसी से काम ना करवाएं, इस पर भी जो है निषेध है, प्रतिषेध है, प्रतिबंध है। ये अनुच्छेद आपको 23 में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 24 की भी बात कर लेते हैं। बेटा अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि कारखानों में या जहाँ पर भारी भरकम काम होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, खतरनाक काम होते हैं, जो किसी प्रकार के हादसे का निमंत्रण किसी भी समय दे सकते हैं, वहाँ पर जो है 14 साल के कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको काम में नहीं लगाया जाएगा। मतलब कह रहा है कि जो खतरनाक स्थान है, कह सकते हो। ठीक है, खतरनाक स्थान, वहाँ पर जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम, नीचे का तीर मतलब कम, बच्चों पर जो है क्या है, प्रतिबंध है। ठीक है, बच्चों पर प्रतिबंध है, मतलब 14 साल से कम उम्र के बच्चों को, जैसे रेलवे ट्रैक में काम चल रहा है, लगाओगे नहीं वहाँ पर। सेल्फी लेने के चक्कर में घुस गया, पता लगा ट्रेन समेट के लेके चली गई। खान वगैरह होती है ना, खदानें जो होती हैं, वहाँ पर नहीं लगा सकते हो। कोयले वोयले की जो खाने वगैरह होती है ना, वहाँ नहीं लगा सकते हो। जो आपकी जो सरिया वरिया बनती है, इस तरीके की खतरनाक चीज़ें वहाँ नहीं लगा सकते हो। कहने का मतलब ये कहना चाहता है। ठीक है, चलो, तो ये बात भी क्लियर हो गई। 24 तक मामला हो गया। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद एक्चुअली 25 की। ठीक है, तो बेटा अनुच्छेद 25 में आपको अंतःकरण और किसी भी धर्म को मानने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। मतलब अनुच्छेद 25 में आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ठीक है, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म का अनुसरण कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, वो सब आपको स्वतंत्रता देखने को मिलेगी अनुच्छेद 25 में। ठीक है, अनुच्छेद 26 की बात कर लेते हैं।
अनुच्छेद 26 में बेटा धार्मिक कारणों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, मतलब आप धार्मिक कारणों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रबंध कर सकते हैं। ठीक है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की जो है स्वतंत्रता दी गई है कि अगर आप किस तरीके से धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करते हैं वो आप करिए, कोई इशू नहीं है। बशर्ते क्या है ना, उन्माद नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का जो है बवाल नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये यहाँ तक भैया क्लियर हो गया। अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी विशिष्ट धर्म की जो है मतलब क्या कह रहे हैं, सरकार जो है ना किसी विशेष धर्म पर पैसा नहीं खर्चा करेगी और ना पैसा वसूलेगी, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए सरकार पैसा खर्च नहीं करेगी, कहने का मतलब है किसी विशेष धर्म, लिख देता हूं, किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए जो आपकी सरकार है ना, सरकार है वो जो टैक्स का पैसा है ना आम जनता का, उसको यूज नहीं कर सकती किसी भी धर्म को बढ़ाने के लिए। ओके, चलिए अनुच्छेद 28 में आपका दिया गया है कि जो सरकारी शिक्षण संस्थान है उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, जो बेटा सरकारी संस्थान है जो सरकार के अंडर में चलते हैं वो सरकारी संस्थान, लिख देता हूं, संस्थान है, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी कि एक पार्टिकुलर जो है धर्म के बारे में शिक्षा दी जाए, ऐसा नहीं किया जा सकता। धार्मिक शिक्षा आप जो है सरकारी संस्थान पर नहीं दे सकते, ऐसा अनुच्छेद 28 में देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 29, ध्यान रखना। ठीक है, क्रम न बिगड़ने पाए, अनुच्छेद 29 पर पहुंच गए हैं, क्रम बिगड़ गया तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। ठीक है, चलो अनुच्छेद 29, इसलिए मैं ध्यान से चल रहा हूँ, आप लोग भी ध्यान रखिएगा। तो अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, संस्कृति है ना, इनके संरक्षण करने का अधिकार है, मतलब अल्पसंख्यक वर्ग के संरक्षण की बात की गई है। अल्पसंख्यक वर्ग के संरक्षण की बात की गई है, मतलब उनकी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षण रखा जाएगा। ठीक है, उनकी भाषा क्या है, लिपि क्या है, ठीक है, संस्कृति क्या है, इसे संरक्षित करने का काम किया जाएगा और ये आपको अनुच्छेद 29 में मिलेगा। अनुच्छेद 30 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक, मतलब 29-30 दोनों में अल्पसंख्यक का ही मामला है, तो अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने का अधिकार दिया गया है। मतलब यहाँ पर भी आपके जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं ना, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग क्या कर सकते हैं, शिक्षण संस्थान का प्रबंधन कर सकते हैं, शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। ठीक है, उनका प्रबंधन कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान दिया गया है। मतलब अल्पसंख्यक वर्ग के लोग शिक्षण संस्थान का संचालन कर सकते हैं, कहना एक्चुअली वो ये चाहता है। तो यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया, अनुच्छेद 30 चला गया। ठीक है, ध्यान रखना। अब हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 32 के। ठीक है, अनुच्छेद 32 देखो, जो इंपॉर्टेंट है वही रखूंगा, बाकी स्किप भी करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 32 में बेटा रिट संबंधित प्रावधान दिया गया है। ठीक है, मतलब याचिका आप दायर कर सकते हो, रिट कह सकते हो या फिर जो है याचिका कह सकते हो, है ना, इसका प्रावधान किया गया है, प्रावधान किया गया है। आपको मैंने मौलिक अधिकार में पढ़ाया था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये बेटा वही अनुच्छेद है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें आप रिट डाल सकते हो। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय क्षमादान भी करेंगे और बहुत सारे 5 प्रकार की जो है रिटें डाल सकते हो। 5 प्रकार के क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति महोदय दे सकते हैं, उस पर भी डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, आप जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार वाला है अनुच्छेद 32। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अनुच्छेद 33 का सफर तय करते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की क्या शक्तियां काम करेंगी, वो यहाँ पर दिया गया है। मतलब जो मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकार, इन्हें आपको अगर लागू करना है, ठीक है, लागू करना है, तो उस दौरान जो है संसद अपनी किस शक्ति का प्रयोग करेगी। ठीक है, संसद की शक्ति, किस शक्ति का प्रयोग करेगी, ये सारा प्रावधान आपको अनुच्छेद 33 में देखने को मिलेगा। तो 33 के बाद आ गया भैया 34। मैं लिख पहले देता हूँ इसलिए, नहीं तो फिर स्किप हो जाएगा, पर आप कहोगे कुछ छूट गया, है ना। सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संबंधित प्रावधान दिया गया है कि मतलब अगर सैन्य क्षेत्र है कोई, ठीक है, और इस तरीके की कोई समस्या आती है सैन्य मामलों वाली, तो मौलिक अधिकारों पर किस तरीके से जो है प्रतिबंध लगाया जाएगा, ये प्रावधान आपको अनुच्छेद 34 पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 35 पर बात करते हैं। अनुच्छेद 35 में बेटा मौलिक अधिकार लागू करने से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं कि मौलिक अधिकारों को किस तरीके से लागू किया जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकारों को किस तरीके से लागू किया जाएगा, इसका प्रावधान है, मतलब इनको लागू करने का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इतनी बातें यहाँ पर बेटा समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं अगले में,
मतलब भाग 4 में। ठीक है, तो 3 तक का मामला निपट गया, यहाँ तक इम्पोर्टेंट थे। अब हम बढ़ते हैं आगे भाग 4 में। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं बेटा भाग 4 में। भाग 4 में आपको अनुच्छेद देखने को मिलेंगे। तो भाग 4 में बच्चों अनुच्छेद आपको 36 से 52 तक देखने को मिलेंगे। ठीक है, 36 से 52 तक आपको अनुच्छेद जो है देखने को मिलेंगे संविधान के भाग 4 में। ठीक है, कुल मिला करके आप देखोगे कि राज्य की परिभाषा क्या है अनुच्छेद 36 में फिर से दी गई है। मतलब अगर अनुच्छेद 36 में हम जाएंगे ना तो राज्य की परिभाषा यहाँ पर भी दी गई है। ठीक है, राज्य की परिभाषा किस तरीके से राज्य को परिभाषित किया गया है यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 37 की बात करते हैं बेटा। अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं माना जाएगा। मतलब उसमें वाद विवाद नीति निर्देशक के तत्व के संबंध में आप न्यायालय में नहीं कर सकते हो। ठीक है, मतलब नीति निर्देशक तत्व के संबंध में न्यायालय में आप वाद विवाद वार्तालाप बहस वगैरह नहीं कर सकते, अनुच्छेद 37 में देखने को मिलेगा। ठीक है, अनुच्छेद 38 की अगर हम बात करें तो बेटा अनुच्छेद 38 में क्या है, लोक मतलब राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में किस तरीके से व्यवस्था करनी है। मतलब राज्य का जो लोक कल्याण है ना, लोगों के कल्याण के लिए किस तरीके से काम करना है, कैसी कैसी व्यवस्थाएं करना है, ये प्रावधान आपको अनुच्छेद 38 में मिलेगा। जो देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मुँह ज़बानी भी बताया जाएगा आपको। ठीक है, अनुच्छेद 39 में क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा। समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया। मतलब इसमें जो है महिला और पुरुष में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर कार्य वही है, मतलब एक व्यक्ति क्लर्क है उसे 50,000 मिलता है तो दूसरी महिला क्लर्क है उसे भी 50,000 दिया जाएगा। महिला और पुरुष लिंग में भेदभाव देख करके नहीं किया जाएगा, ना गरीब अमीर देख करके किया जाएगा। ये सारा प्रावधान अनुच्छेद 39 में आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट था इसलिए यहाँ पर मैंने इसे इंक्लूड कर दिया, शामिल कर दिया। ठीक है, हाँ अनुच्छेद 40 बहुत इंपॉर्टेंट है। 39 तक हो गया ना। 40 में जो है आपके बेटा ग्राम सभा के गठन की, ग्राम सभा क्या, ग्राम पंचायत है आपका। ठीक है, ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान है। ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किस तरीके से ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, अनुच्छेद 40 में अच्छी तरीके से बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 41 की बात करें तो कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और लोगों से सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। अगर अनुच्छेद हम 42 की बात करें तो न्याय संगत और प्रसूति सहायता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, मतलब 42 में जो है आपको न्याय संगत और साथ ही साथ में जो है प्रसूति सहायता वगैरह का जो है प्रावधान अनुच्छेद 42 में देखने को मिलेगा। मजदूरी और कुटीर उद्योगों का जो प्रोत्साहन है वो आपको अनुच्छेद 43 में देखने को मिलेगा। अगर आप 43 की बात करोगे तो जो छोटे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, उनको किस तरीके से प्रोत्साहित किया जाएगा, बढ़ाने का काम किया जाएगा, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर अनुच्छेद 44 की बात करोगे तो समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान दिया गया। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इस पर बात करेंगे। तो समान नागरिक संहिता, ठीक है, समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर अनुच्छेद 45 की हम बात करें तो बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जो जिम्मेदारी है वो राज्य की होगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 45 में बेटा जो राज्य है ना वो मुफ्त शिक्षा पर ध्यान देंगे बच्चों के। ठीक है, मुफ्त शिक्षा की किस तरीके से व्यवस्था करनी है ये राज्यों की जिम्मेदारी है और अनिवार्य तौर पर शिक्षा देना है। 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना है ना, तो वो यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति है, जनजाति है और अन्य वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का प्रावधान आपको जो है अनुच्छेद 46 में देखने को मिलेगा। अगर अनुच्छेद 47 की बात करोगे तो पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार किस तरीके से किए जाएं और किसका दायित्व है, किसका कर्तव्य है, ये अनुच्छेद 47 में मिलेगा। अगर 48 में आप जाओगे तो बेटा यहाँ पर किसानों से संबंधित है, कृषि और पशुपालन संबंधित प्रावधान आपको 48 में मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें आपके जो है कृषि और पशुपालन से संबंधित प्रावधान मिलेंगे कि किस तरीके से जो है कृषि को सरकार बढ़ावा देगी, पशुपालन को बढ़ावा देगी, किस तरीके से बढ़ाने का काम करेगी। ये सारे प्रावधान अनुच्छेद 48 में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हाँ एक बात और है, 48A भी है आपका। ठीक है, 48 का जो डिवीजन है वो 48A भी है और इसमें एक्चुअली प्रावधान किया गया है कि जो आपके वन्य जीव हैं,
पर्यावरण है, वन्य जीव है, उसके संरक्षण की बात की गई है, बहुत पूछा जाता है। मतलब पर्यावरण प्लस वन्य जीव संरक्षण की बात आपको जो है किस अनुच्छेद में मिलेगा? 48A के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। अनुच्छेद अगर 49 की बात करोगे तो महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 50 जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका में किस तरीके से कार्य का विभाजन होगा, तो ये भी भैया इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 50, ठीक है, अनुच्छेद 50 में दिया गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य किस तरीके से बांटे जाएंगे, ठीक है। मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका, ओके, न्यायपालिका है कि जो कार्यों का प्रावधान है ना, कार्य का बंटवारा किस तरीके से होगा, कार्य बंटवारा किस तरीके से होगा, ये सारा प्रावधान आपको अनुच्छेद 50 में देखने को मिल जाएगा। 50 के बाद आ गया 51, ठीक है, क्रम से चलेंगे, माइंड में रखना भाई। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का सब आपका जो प्रावधान है ना, अनुच्छेद 51 में मिलेगा। मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा का प्रावधान किस तरीके से करेंगे हम, तो ठीक है, शांति और सुरक्षा का प्रावधान, मतलब इससे संबंधित जो प्रावधान है वो आपको अनुच्छेद 51 में मिलेंगे। अनुच्छेद अगर 52 की बात करोगे, ठीक है, तो वो आपके किस में चला जाएगा? अगले अनुच्छेद में चला जाएगा। तो अभी कुछ क्या है ना, मुख्य बातें हैं एक्चुअली 51 की हैं, तो थोड़ा वो भी देख लो। तो अभी थोड़ा 52 को हम यहाँ से थोड़ा हटा देते हैं, ठीक, कुछ 51 से संबंधित बातें हैं, उन पर भी यहाँ पर बात कर लें, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ महत्वपूर्ण एक्चुअली बातें हैं, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य आपको अनुच्छेद 51A में मिलेंगे, इसलिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपके जो है मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है, इस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप जा करके चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य की बात आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसमें बेटा बात करेंगे ना, तो 11 मौलिक कर्तव्य आपको दिए गए हैं। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। पहले ये 10 हुआ करते थे, वर्तमान में आपके 11 हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? चलिए अब हम भाग 5 पर चलते हैं। तो ये बात यहाँ जानना जरूरी था। अब हम भारतीय संविधान के भाग 5 पर इंटर करते हैं, ठीक है बेटा, भाग 5 पर इंटर करते हैं। और भाग 5 के अंतर्गत जो अनुच्छेद हैं वो एक्चुअली 52 से लेके 151 तक आते हैं। चलिए अब थोड़ा बढ़े तो, ठीक है, अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक के अनुच्छेद आपको भाग 5 के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। अभी तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में आ रहे थे ना, थोड़ी थोड़ी संख्या में आ रहे थे बेटा। अनुच्छेद 52 में आपके राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो 52 है, यहाँ पर राष्ट्रपति का उल्लेख देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर अनुच्छेद 53 में जाओगे तो इसमें संघ की कार्यपालिका संबंधित जो शक्तियां हैं वो किस तरीके से राष्ट्रपति में निहित हैं उसकी बात की गई है, ठीक है। मतलब संघ की कार्यपालिका से संबंधित जो शक्तियां हैं ना, वो राष्ट्रपति में किस प्रकार से निर्भर करती हैं, ये अनुच्छेद 53 में मिलेगा। अनुच्छेद अगर 54 की बात करोगे तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात की गई है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस तरीके का होगा, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कैसा होगा, निर्वाचन मंडल, इसका जिक्र जो है आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में किया गया है, 14 में किया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित पद्धति कौन सी लागू होगी? एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग करते हैं ना राष्ट्रपति के चुनाव में, तो वो बेटा आपको अनुच्छेद 55 में देखने को मिलेगी। तो अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति की बात की गई है, ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव कि राष्ट्रपति का चुनाव आखिरकार किस पद्धति के माध्यम से होगा, तो अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये अनुच्छेद 55 में आपको देखने को मिलेगा। अब बारी आती है भैया अनुच्छेद 56 की, ठीक है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। मतलब इसमें बेटा राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात की गई है, ठीक है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात की गई है कि राष्ट्रपति का एक्चुअली कार्यकाल कितना रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद आता है बेटा 57 नंबर वाला, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन किस तरीके से किया जाएगा, यहाँ पर भी बात की गई है। मतलब राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन किस तरीके से किया जाएगा, उसका क्या प्रावधान है ना, किस तरीके से किया जाएगा, यह अनुच्छेद 57 में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके लिए
क्या योग्यताएं चाहिए वो आपको अनुच्छेद 58 में मिलेगा। मतलब राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या रहेगी, कौन व्यक्ति लड़ सकता है चुनाव, कौन बन सकता है, ये सारी बातें आपको जो है अनुच्छेद 58 में देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब अगर बात करें अनुच्छेद 59 की, तो इसमें आपकी शर्तें दी गई हैं। एक्चुअली राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें हैं वो यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में मिलेगा। तो अनुच्छेद 60 में बेटा राष्ट्रपति के जो है शपथ का उल्लेख, राष्ट्रपति तो यहाँ पर चल रहे हैं ना, राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख जो है अनुच्छेद 60 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर अनुच्छेद हम 61 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किस तरीके से लगाया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस तरीके से लगाया जाएगा, उन्हें किस तरीके से पद से हटाने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा, ये अनुच्छेद 61 में देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर मान लीजिए अनुच्छेद हम 62 की बात करें, अनुच्छेद 62 की, तो मान लीजिए राष्ट्रपति पद का जो है रिक्त हो गया है, पद खाली हो गया है और निर्वाचन होने वाला है, आकस्मिक रिक्ति हुई है एक्चुअली, तो उस दशा में क्या होगा, किस तरीके से कार्यकाल रहने वाला है, तो वो बेटा आपको 6 माह तक रहने वाला है। मतलब राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का जो समय है ना, मतलब अरे यार मैं कहना चाहता हूं कि 6 महीने, अगर कोई पद राष्ट्रपति का खाली हो गया, मान लो कोई ट्रेजेडी हो गई, खाली हो गई, तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करा के भरना होता है। ये प्रावधान आपको अनुच्छेद 62 में मिलेगा। अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अनुच्छेद 63 की बात करोगे तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति का उल्लेख दिया गया, इसलिए यहाँ पर इसे ऐड करना पड़ेगा। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति की बात की गई है, उपराष्ट्रपति का उल्लेख देखने को मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 63 तक हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं 64 की। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये उल्लेख, ये प्रावधान आपको कहाँ पर मिलेगा, अनुच्छेद 64 में मिलेगा। बेटा जो उपराष्ट्रपति है ना, उपराष्ट्रपति वो कौन होगा, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। ठीक है, पदेन अध्यक्ष होगा। ये सारा का सारा प्रावधान आपको जो है अनुच्छेद 64 में देखने को मिलेगा। ठीक है, अनुच्छेद 65 की अगर बात करोगे तो मान लो कोई आकस्मिक स्थिति आ गई और राष्ट्रपति नहीं है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करेंगे। मतलब आकस्मिक स्थिति में, हाँ देख लो, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर आकस्मिक स्थिति आ जाती है, ठीक है, आकस्मिक स्थिति आ जाती है और उस दशा में आपके जो राष्ट्रपति हैं वो उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित हैं, तो इनका काम उपराष्ट्रपति किस तरीके से देखेंगे, उपराष्ट्रपति किस तरीके से कार्य करेंगे, कैसे कार्य करेंगे, ये सारा प्रावधान बेटा अनुच्छेद 65 में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर बात करें उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित प्रावधान कहाँ पर मिलेंगे, तो अनुच्छेद 66 में मिलेंगे। मतलब उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं ना, उपराष्ट्रपति के यहाँ पे भी हमने फोकस किया है, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 67 नंबर की। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख यहाँ पर दिया गया है। मतलब उपराष्ट्रपति का यहाँ पर बेटा क्या दिया गया है, कार्यकाल दिया गया है कि कितने साल के लिए बनेंगे। ठीक है, कमेंट करके फटाक से बताओ वैसे कितने दिन के लिए बनते हैं। ओके, अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया है, ठीक है, तो आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए कोई व्यक्ति अगर कार्यकाल संभाले हुए है तो कितने दिन तक संभाल सकता है। अरे बिल्कुल, राष्ट्रपति की स्थितियां हैं, पद किसी कारण बस खाली हो गया तो 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना होता है। ऐसा उपराष्ट्रपति में भी होता है। अनुच्छेद 68 में बताया गया है कि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाना पड़ेगा। अगर पद रिक्त हो जाता है, ठीक है, अगर पद रिक्त है तो 6 माह के अंदर अंदर चुनाव कराना होता है, राष्ट्रपति में भी उपराष्ट्रपति में भी। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर बात करें 68 पहुंच गए, 69 की बात करेंगे तो बेटा अनुच्छेद 69 में ना उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख है। इसमें उपराष्ट्रपति महोदय किस तरीके से शपथ लेंगे, किस प्रक्रिया के माध्यम से, कौन दिलवाएगा कौन नहीं दिलवाएगा, ये सारा प्रावधान आपको अनुच्छेद 69 में मिल जाएगा। ठीक है, और कोई आकस्मिक स्थिति आ जाती है तो राष्ट्रपति के कर्तव्य का जो निर्वहन है वो किस तरीके से उपराष्ट्रपति करेंगे, वो अनुच्छेद 70 में देखने को मिलेगा। कि मान लो ऐसी कोई स्थिति आ गई
जिसमें राष्ट्रपति महोदय नहीं है, तो उनके काम का निर्वहन उपराष्ट्रपति कैसे करेंगे, ये आपको अनुच्छेद 70 में देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 71 की अगर बात करोगे ना बेटा, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषयों की बातें अनुच्छेद आपको 71 में देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर बेटा 72 की बात करोगे तो राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति दी गई है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब हम पहुंच गए हैं अनुच्छेद 72 में। यहाँ पर राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की बात की गई है। ठीक है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की बात की गई है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की बात बेटा आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर बेटा संघ की कार्यपालिका की शक्ति की बात करोगे तो अनुच्छेद 73 में मिलेगा। मतलब अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति का उल्लेख देखने को मिलेगा। ठीक है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति का उल्लेख देखने को मिलेगा आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 73 के अंतर्गत मिलेगा। ठीक है। चलिए, अगर अनुच्छेद हम 74 की बात करें, इसमें क्या विशेष है, तो बेटा अनुच्छेद 74 में ना राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद कैसे बनाई जाएगी उसका उल्लेख किया गया है। मतलब राष्ट्रपति को, ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद है वो किस तरीके से बनाई जाएगी, इसका उल्लेख आपको जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 75 की अगर बात करें तो मंत्रियों से संबंधित बहुत सारे जो उपबंध है ना, वो आपको अनुच्छेद 75 में मिलेंगे कि किस तरीके से मंत्री का चुनाव होगा, क्या होगा, वो सब यहाँ पर मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करें 75 हो गया ना, अब 76 अनुच्छेद 76 में बताया गया है भारत के महान्यायवादी का उल्लेख। मतलब इसमें भारत के महान्यायवादी का उल्लेख देखने को मिलेगा। ठीक है। महान्यायवादी का उल्लेख अगर मिलेगा तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में मिलेगा। अगर अनुच्छेद 77 का भ्रमण करना चाहते हो तो इसमें भारत सरकार के कार्य का जो संचालन है ना, वो किस तरीके से किया जाएगा, भारत सरकार अपने कार्य का संचालन कैसे करेगी, लिख देता हूं यहाँ। भारत सरकार अपने कार्य का संचालन कैसे करेगी। ठीक है। कार्य का संचालन कैसे करेगी, ये उल्लेख आपको देखने को मिलेगा 77 नंबर के अनुच्छेद में। अगर बेटा 78 नंबर में आप जाओगे ना, तो राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य हैं। मतलब एक तरीके से समझो कि राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य हैं, पीएम के क्या कर्तव्य हैं, इसका उल्लेख आपको जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में देखने को मिलेगा। अगर बेटा 79 नंबर के अनुच्छेद की बात करोगे तो संसद का गठन कैसे किया जाएगा, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट 79 में अगर बात करोगे तो संसद के गठन की बात की गई है। संसद के गठन की बात यहाँ पर की गई है कि आखिरकार संसद का गठन किस तरीके से किया जाएगा। अनुच्छेद 80 की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 80 में आपको जो है किसका गठन मिलेगा, तो बेटा राज्यसभा का उल्लेख मिलेगा। ठीक है। इसमें किसमें मिलेगा, राज्यसभा का उल्लेख। राज्यसभा का उल्लेख आपको जो है अनुच्छेद 80 में मिलेगा। अगर हम बात करें अनुच्छेद 81 की, देखो मैं सबको लेके चल रहा हूँ, जो मौखिक है मौखिक बता देता हूँ। ठीक है। तो राज्यसभा आपको 80, मतलब देखो एक चीज, संसद किसमें मिला, अच्छा चलो बता देता हूँ। अगर संसद की बात करोगे तो 79 में मिल गया। इसके बाद राज्यसभा आ गया। ठीक है। राज्यसभा आ गया, वो आपका 80 हो गया। इसके बाद लोकसभा आ जाएगा। ठीक है। वो आपको जो है 81 में देखने को मिलेगा, इसलिए यह ध्यान रखना है। ठीक है। और शॉर्टकट में लोग इसे सरला भी बना देते हैं, सा, इसका रा और इसका ला। ठीक है। सरला, मतलब 79, 80, 81 आप अपने अकॉर्डिंग याद कर सकते हो। ठीक है, जैसा समझना चाहो। तो संसद का गठन 79 में मिलेगा, 80 में राज्यसभा का गठन है, और बेटा 81 में 81 में लोकसभा का उल्लेख दिया गया है। ठीक है। लोकसभा का उल्लेख जो है कहाँ पर देखने को मिलेगा, अनुच्छेद 80 नहीं सॉरी 81 लिखा है ना, 81 में मिलेगा। ओके चलिए, अगर हम बात करें अनुच्छेद 82 की, ठीक है, तो प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का किस तरीके से बंटवारा किया जाएगा,
ये बेटा इसमें मिलेगा। मतलब प्रत्येक जनगणना, अच्छा कितने दिन में जनगणना होती है भारत में, ठीक है, बताओ आप कमेंट करके। प्रत्येक जनगणना के बाद में क्या होगा, जो सीटों का आरक्षण है, जो सीटों का समायोजन है, बंटवारा है, किस तरीके से किया जाएगा, वो जो है यहाँ पर जो है देखने को मिलता है, अनुच्छेद 82 में मिलता है। अगर अनुच्छेद 83 की बात करोगे तो इसमें बेटा संसद के सदन की अवधि का उल्लेख है कि संसद के जो सदन है ना, उनकी जो है जीवन काल कितना रहेगा, कौन 5 साल रहेगा, कौन 6 साल रहेगा, मतलब कहने का ये है। तो संसद के जो सदन हैं उनकी अवधि का उल्लेख है, मतलब संसद सदन की अवधि का उल्लेख दिया गया है। अरे लोकसभा राज्यसभा है, उन्हीं की बात कर रहा है, ठीक है। ये आपको जो है कहाँ देखने को मिलेगा, अनुच्छेद 83 में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें अनुच्छेद 84 की, 84 की, तो बेटा संसद की सदस्यता के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, मतलब कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी योग्यता क्या रहेगी, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, ये आपको अनुच्छेद 84 में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 85 की, तो बेटा अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र जो होते हैं, सत्रावसान होता है, ठीक है, और जो विघटन किस तरीके से होगा इसका उल्लेख किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट ये भी है, मतलब संसद के आपके सत्र किस तरीके से होते हैं, सत्रावसान किस तरीके से होता है, समापन कैसे होता है सत्र का, ठीक है। अगर विघटन की स्थिति आ जाती है, विघटन की स्थिति आ जाती है तो किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, वो आपको अनुच्छेद 85 में सारी बातें जो है दी गई हैं। अनुच्छेद 86 की अगर बात करेंगे तो राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण दिया गया है, मतलब राष्ट्रपति ठीक है, राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण किस तरीके से दिया जाएगा, या फिर संबोधित करने का काम कैसे करेंगे, कोई संदेश देना चाहते हैं तो किस तरीके से देंगे, ये आपको 86 नंबर में मिलेगा, ठीक है। चलिए बेटा आप 87 नंबर की बात कर लेते हैं। 87 नंबर के अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जो है विशेष अभिभाषण का जो है प्रावधान किया गया है, विशेष तरीके से वो किस तरीके से बुला करके और अपनी बातों को रख सकते हैं, है ना, विशेष प्रकार का भाषण होता है, वो अभिभाषण होता है, वो दे सकते हैं, 87 अनुच्छेद में मिलेगा। संसद के जो साधन है ना, मंत्री और महान्यायवादी के जो अधिकार हैं वो आपको देखने को मिलेंगे अनुच्छेद 88 में। 87 हो गया। अब अनुच्छेद 88 की बात करोगे तो मंत्रियों के क्या क्या अधिकार हैं, है ना, महान्यायवादी के क्या अधिकार हैं, मतलब मंत्री की बात हो या संतरी, मतलब महान्यायवादी की बात हो, महान्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी के क्या अधिकार है, इनकी बातें अगर आपको बेटा देखने को मिलेंगी ना तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 में देखने को मिलेंगी, ठीक है। 100 के करीब पहुंचने वाले हैं। 89 की अगर बात करें तो राज्यसभा का सभापति और उपसभापति किस तरीके से चुना जाएगा, कौन होगा, क्या होगा, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 89 में मिलेगा। मतलब 89 में ना आपको क्या मिलेगा, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख, मतलब राज्यसभा के जो सभापति होंगे, ठीक है, सभापति और उपसभापति इनका उल्लेख जो होगा वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो वो बेटा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 में मिलेगा। 90 नंबर की बात करते हैं, ठीक है, 90 नंबर, तो राज्यसभा के उपसभापति का पद किस तरीके से रिक्त होगा, या वो पद को कैसे छोड़ेगा, या फिर पद से हटाए जाने का क्या प्रावधान होगा, वो यहाँ पर दिया गया है। मतलब राज्यसभा के जो उपसभापति हैं, ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति के पद छोड़ने का प्रावधान है, सीधे सीधे कहो, ठीक है, पद छोड़ने का क्या प्रावधान है, क्या सिस्टम है, किस तरीके से पद छुड़वाया जाएगा, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम 91 की बात करें, 91 नंबर अनुच्छेद की बात करें, तो सभापति के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य का पालन करने की जो उपसभापति के पास जो शक्तियां हैं ना, उसका उल्लेख किया गया है। मतलब सभापति के रूप में, मान लो सभापति नहीं है उस समय, तो अगर उपसभापति उनका काम देख रहे हैं तो कौन कौन सी शक्तियां उन्हें दी जाएंगी, ये अनुच्छेद 91 जो है 91 में देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद 92 की, तो इसमें सभापति और उपसभापति को हटाने की बातें किस तरीके से की जाएंगी, मतलब किस तरीके से हटाने पर विचार किया जाएगा, है ना,
और कौन पीठासीन अधिकारी होगा, ये सारी बातें आपको अनुच्छेद 92 में देखने को मिलेंगी। ओके, ये बात भी क्लियर हो गई बेटा। चलो, अगर 93 की बात करें तो अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख देखने को मिलेगा। अगर 93 की बात करोगे तो यहाँ पर बेटा लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष का उल्लेख देखने को मिलेगा और प्लस उपाध्यक्ष का भी उल्लेख देखने को मिलेगा आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में। ठीक है, यहाँ तक बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई डाउट हो तो बिल्कुल बताना। 93 पहुंच गए ना, शायद 93 हो गया, 94। ठीक है, ध्यान रखना, देखो इतने सारे हैं पर याद नहीं आएगा। ठीक है, 94 नंबर वाले में क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद अगर रिक्त है या फिर पद छुड़वाना है या पद त्याग करवाना है तो किस तरीके से करवाया जाएगा। मतलब एक तरीके से कहना चाहता है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है या फिर उपाध्यक्ष, ठीक है, ये पद त्याग कैसे करेंगे, पद त्याग कैसे करेंगे या कैसे करवाया जाएगा, ये उल्लेख अनुच्छेद 94 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 95 क्या है कि अध्यक्ष के रूप में अगर काम कर रहा है उपाध्यक्ष तो उसकी शक्तियां कौन कौन सी रहेंगी, किस प्रकार की शक्तियां दी जाएंगी, ये उल्लेख यहाँ पर मिलेगा। मतलब मान लो अध्यक्ष के रूप में कौन काम कर रहा है, उपाध्यक्ष काम कर रहा है लोकसभा का, ठीक है, तो उसे कौन कौन सी शक्तियां दी जाएंगी, किस प्रकार की शक्तियां, वेतन भत्ते, दुनियादारी, वो सब यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलो 96 नंबर वाले में बात करते हैं। तो जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का काम चलेगा, मतलब किसी प्रकार से मान लो संविधान का अतिक्रमण या कोई भी मतलब ऐसा कार्य करते हुए पाए गए तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अगर पद से हटाया जाएगा तो जब संकल्प जो भी आएगा, संकल्प पत्र आएगा, विचाराधीन अवस्था में होगा, तो उस दौरान पीठासीन अधिकारी कौन होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये दोनों के दोनों जो हटाए जाने वाले हैं ये पीठासीन अधिकारी बनेंगे नहीं। ये सारा प्रावधान आपको अनुच्छेद 96 में देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 97 में क्या है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते क्या होंगे, वो आपको अनुच्छेद 97 में मिलेगा। अच्छा, इसमें मैंने बताया था क्या वेतन, तो वेतन भत्ते इसमें नहीं है। ठीक है, आपके 97 में, मतलब लोकसभा की अगर बात करोगे, लोकसभा की, तो इसके चाहे अध्यक्ष आए या फिर यहाँ के उपाध्यक्ष आए। अगर बेटा राज्यसभा की बात करोगे, राज्यसभा की, तो अगर राज्यसभा की बात करोगे तो इसमें भी जो बेटा सभापति उपसभापति आएंगे, इनके वेतन भत्तों का निर्धारण किस तरीके से किया जाएगा, ये आपको जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 97 में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो 97 हो गया ना, शायद 97 हो गया, 98 में चल रहा हूँ। ठीक है, 98। ओके बेटा, संसद के सचिवालय का उल्लेख, संसद का सचिवालय कैसा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो है संसद के सचिवालय का उल्लेख मिलेगा। संसद के सचिवालय का उल्लेख देखने को मिलेगा 98 में। 99 का फेयर बड़ा खतरनाक है, अक्सर क्रिकेट खिलाड़ी आउट हो जाता है। संसद सदस्यों द्वारा शपथ का प्रावधान है, यहाँ तो बनने की बातें भैया, मतलब यहाँ पर जो है शपथ, अच्छा शपथ तो ऐसे समझ जाओगे, संसद सदस्यों की शपथ किस तरीके से होगी। ठीक है, संसद सदस्यों की शपथ का प्रावधान है। ठीक है, शपथ का प्रावधान है। ठीक, ये आपको 99 में मिलेगा। 100 नंबर में क्या मिलेगा भैया, 100 नंबर। ओके, तो संसद सदनों में मतदान अगर हो रहा है, ठीक है, तो सदन की जो कार्य शक्ति है या फिर जो गणपूर्ति है ना, कि मतलब इतने निर्धारित संख्या में चाहिए तब जो है संसद की मीटिंग होगी या मतदान का काम संपन्न होगा, तो वो सारा प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि संसद सदनों का मतदान, संसद लिख देता हूँ यार, संसद सदनों का मतदान, ठीक है, सदनों का मतदान किस तरीके से होगा और गणपूर्ति वगैरह कैसी बनाई जाएगी, कितनी मिनिमम रहेगी, कैसा क्या है, ये सारा प्रावधान आपको अनुच्छेद 100 में देखने को मिलेगा। यार 100 अनुच्छेद बनाते बनाते मुझे लगता है कि आधा घंटा हो गया होगा। ठीक है, अभी तो भैया हमें पूरे तो 395 वाले हैं और उनके अंदर जो तमाम जोड़े गए हैं वो भी सब देखना। तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं से जो है रोक देते हैं और आगे आने वाले वीडियो में 100 करके कवर कर लेंगे यार, नहीं तो इतना बड़ा वीडियो हो जाएगा कि आप खुद ही परेशान हो जाओगे। फिलहाल क्या है ना कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी अनुच्छेद आपकी नज़र से बचने न पाए, क्योंकि एक तरीके से मानो कि संक्षेप में ना पूरे संविधान का आप अध्ययन कर रहे हो तो थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, है ना। चलिए
अगर बंदे की मेहनत और वीडियो अब तक समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, कौन सी बातें अच्छी लगी, कौन सी नहीं लगी, फिर भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगर परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। आप जुड़ें, बिल्कुल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, नोटिफिकेशन ऑन करें। इतनी सी प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।